हेलो 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 चैंपियंस, क्या हाल चाल है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। फटाफट आ जाओ यार सारे बच्चे, तो हम बात शुरू करते हैं। आज भैया इस चैप्टर का खात्मा करने की सोचा है। मुश्किल है लेकिन कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे। हेलो 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 हेलो। व्हेन इट विल वर्क, क्या वर्क करना है मेघा, क्या वर्क करना। अच्छा, व्हेन इट विल स्टार्ट, स्टार्ट तो हो गई, स्टार्ट नहीं हुई क्या, शुरू तो हो गई है ना। आवाज आ रही मेरी, सुनाई दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दिखाई दे रहा हूं। ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है, तो जिन बच्चों ने इस चैप्टर के बाकी लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं, अच्छा ठीक है, जिन बच्चों ने इस चैप्टर के बाकी लेक्चर अटेंड नहीं किए तो इस चैप्टर के बाकी लेक्चर अटेंड करने पड़ जाएंगे, वरना इस लेक्चर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। शुरुआत में जो अभी हम टॉपिक समझ रहे हैं वो पिछले टॉपिक का ही कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक है, तो उसको पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और अब इस चैप्टर में दो पोर्शन बचते हैं। एक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर समझेंगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो वही समझेंगे, यहां पे भी थोड़ा अलग तरह से समझेंगे। यस यस जी, मेघा मेघा मेघा। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पे बेस एक कॉलर्स लॉ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलर्स लॉ, वो समझेंगे। फिर हम मूव करेंगे कॉमर्शियल बैटरी के सेक्शन पे, देन कोरोजन और चैप्टर खत्म। कल जो इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ मोल्स निकलने वाले क्वेश्चन थे वो सॉल्व नहीं हो रहे, कोई बात नहीं मेघा, आज हम जब 11 की क्लास होगी, ये तो देखो 12th के टॉपिक्स है, 11 की जब क्लास होगी तो उसमें मैं एक बार और 6 7 10 वैसे क्वेश्चन लाऊंगा और प्रैक्टिस करवा दूंगा, चिंता मत करो। इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ मोल्स वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आई, कोई बात नहीं, वो हो सकता है इसलिए भी दिक्कत आई क्योंकि तुमने पहला चैप्टर शायद नहीं किया है स्टोइचियोमेट्री वाला, बट कोई बात नहीं, हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलके करेंगे, साथ में हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत। देखो मैं सबको ही बोलूंगा कि थोड़ा सा समय लगेगा मेरी और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को मैच होने में और तुम्हें थोड़ा सा फ्लो में आने के लिए, तो कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर 1 देखा तो लेक्चर 2 करना पड़ेगा, तभी तो लेक्चर 1 कंटिन्यू होगा, लेक्चर 3 के लिए लेक्चर 1 और 2 करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना है। जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं किया कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th का, उस चैप्टर में स्टार्टिंग से करना और ये चैप्टर रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना, ठीक है कोई। और हाँ, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तुम्हें दिक्कत सोल्यूशन चैप्टर की है तो मुझे बताओ, कमेंट में बताओ, मैं उसका अलग से सेशन रख लूंगा, तो मुझे लाइव चैट में बताओ, मैं उसका अलग से सेशन रख लूंगा, छोटी दिक्कत हुई तभी सॉल्व कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए सोल्यूशन हम निकाल देंगे। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तुम्हें दिक्कत केमिकल काइनेटिक्स की बता दो, या तो केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर की कमेंट में बता दो या इधर बता दो। बेटा अभी तो हम यहीं पे कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कंटेंट दे पाए, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। क्या होती थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कि अगर हमारे पास एक कंपार्टमेंट है, थोड़ा सा देखो मैं समरी दे रहा हूं पिछली क्लास की, एक कंपार्टमेंट है, उसमें हमने एक सोल्यूशन भरा और 2 रॉड डाल दी, 2 रॉड डाल दी, एक सोल्यूशन और 2 रॉड, बस इतना सा सामान डालना है। एक सोल्यूशन भरा और सोल्यूशन में हमने 2 रॉड डाल दी। अरे इतना भारी पेन कैसे हो रखा है ये, हाँ दोनों रॉड पे पहले से कोई चार्ज नहीं है। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून। दोनों रॉड पे बच्चों पहले से कोई चार्ज नहीं है। जब हमने इन दोनों रॉड के बीच में एक बैटरी लगाई, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो रॉड कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गई, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो रॉड कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गई, राइट। बेसिक बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें, उन्हीं को हम घुमा कर अच्छे से
सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट है तो कैटायन होगा, एनायन होगा। सोल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो कैटायन होगा, एनायन होगा। कैटायन जाना चाहेगा निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होके, एनायन जाना चाहेगा पॉजिटिव की तरफ। अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, जो अपोजिट लोग हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जिधर कैटायन गया उधर ही को ही कहा कैथोड, जिधर कैटायन गया उसी को कहा कैथोड, और जिधर एनायन गया उसको नाम दे दिया एनोड। तो ऐसे नाम दिए गए थे एनोड और कैथोड, ऐसे नाम दिए गए थे एनोड और कैथोड। गुड 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 आफ्टरनून। ठीक है, अब कैटायन जो गया पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो बैटरी से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जो कैटायन गया कैथोड पे, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसने इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को रिड्यूस कर लिया, और जो हम हमेशा शुरुआत से बोलते आए हैं कि भैया जो कैथोड है उस पर रिडक्शन होता है, जो कैथोड है उस पर रिडक्शन होता है। हेलो रोशन, रोशन रोशन इंडियन। और जो एनोड पे एनायन गया, एनायन के पास निगेटिव ज्यादा है, एनायन के पास निगेटिव ज्यादा है, तो उसने अपना निगेटिव बैटरी को दे दिया। तो ऐसे भी सोच सकते हो, बैटरी इधर से इलेक्ट्रॉन दे रही है और इधर से इलेक्ट्रॉन दे रही है, और इधर से इलेक्ट्रॉन बैटरी को मिल रहा है। कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन? एनायन। ये इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है? कैटायन। क्लियर? हाँ, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन यही डिफरेंस था कि भाई गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैथोड के टर्मिनल्स अपोजिट मैग्नीट्यूड या अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। गैल्वेनिक सेल का एनोड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड पॉजिटिव होता है। हाँ ठीक है, क्लियर? आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब समझना, अब इस बात को और क्या समझा था, इसमें हमने समझा था कि ये सारी बातें फैराडे लॉ से गवर्न होती हैं, ये सारी बातें फैराडे लॉ से गवर्न होती हैं कि एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ द सब्सटेंस विच इज गेटिंग डिपॉजिटेड, जो भी एनोड या कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है वो चार्ज डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट या IT डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट के बराबर होता है। इसके कुछ क्वेश्चन भी देखे थे पिछली क्लास में, आई होप सबने क्वेश्चन लगाए हो और सबसे क्वेश्चन लग गए हो। हाँ हाँ रोशन, मैं नाम और प्रोफाइल से पहचान गया। ठीक है, नाम और प्रोफाइल से पहचान गया। एक्चुअली तुम्हारा नाम रोशन है लेकिन तुमने उसमें राउशन लिखा है, राउशन। कोई बात नहीं। तो फैराडे लॉ से गवर्न होते हैं, राइट? ये बात भी हमने पिछले लेक्चर में समझी थी। और एक और चीज है, अब सपोज एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन में Na+ आयन भी है, जिंक आयन भी है, आयरन भी है, हाइड्रोजन भी है। मान लो ये सारे आयन है, तो ये सबके सब कैथोड पे पहुंच जाएंगे। मतलब ऐसा हो रहा है कि कैथोड पे भाई पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, कैथोड पे पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई कि पहले हमें बताओ, पहले हमें रिड्यूस करो, पहले हमें रिड्यूस करो। तो इन सारे आयन के बीच में कंपटीशन होगा, जिसको हम यहां समझ रहे थे कि अगर एक सिंगल कैटायन है, सिंगल एनायन है, तब तो बहुत क्लियर है कि सिंगल कैटायन कैथोड पे, सिंगल एनायन एनोड पे जाके रिएक्शन कर जाएगा। बट अगर मल्टीपल आयन से तो वहां पे कंपटीशन होता है, जिसके लिए हमने ये बात समझी थी गैल्वेनिक सीरीज के, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन से, कि ज्यादातर मेटल जिनका SRP कम है, ये सब पिछली क्लास की बातें हैं जो अभी कर रहा हूं, ज्यादातर मेटल जिनका SRP कम है वो हाइड्रोजन के बाद डिपॉजिट होंगे, और हाइड्रोजन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इन मेटल से पहले। मतलब ये इनके SRP के ऑर्डर से रिजल्ट आया था। नहीं, सॉल्ट ब्रिज का यूज मल्टीपल आयन के लिए, बताता हूं सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है।
अभी सॉल्ट ब्रिज का यूज समझाता हूं, सॉल्ट ब्रिज कहां पे यूज होगा। ये हमारे पास कॉमन एनायन डिपोजिशन का, देखो ये आया कहां से। सॉल्ट ब्रिज कब यूज होता है वो समझना। अगर हमारा एनोड अलग जगह बना, कैथोड अलग जगह बना, सर्किट अभी टूटा हुआ है, सर्किट अभी टूटा हुआ है, तो अगर हमारे पास दो अलग अलग जगह रिएक्शन हो रही है, एक अलग जगह ऑक्सीडेशन, एक अलग जगह रिडक्शन, तो हम बीच में सॉल्ट ब्रिज से दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज कब यूज होता है, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अलग अलग जगह इकट्ठा है, एनोड अलग, कैथोड अलग। यस मेघा, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करने में काम आता है। यहां पे तो ऑलरेडी सब कुछ एक ही सॉल्यूशन के अंदर है, यहां पे सब कुछ एक ही सॉल्यूशन के अंदर है, ये सारे आयन एक ही सॉल्यूशन के अंदर है, तो यहां पे सॉल्ट ब्रिज का कोई मतलब नहीं है। जितने कैटायन है वो सब सॉल्यूशन में बह रहे होंगे और बहते बहते कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जितने भी अनायन है वो सब भी सॉल्यूशन में बह रहे होंगे और बहते बहते एनोड की तरफ जाएंगे। यस श्रेया, बिल्कुल सही, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करने के काम आता है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर रोशन, समझ में आ गया। समझना क्या था, ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ये देखा था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसका एसआरपी कम उसका ऑक्सीडेशन आसान, जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन आसान, जिसका एसआरपी कम उसका ऑक्सीडेशन आसान, जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन आसान। कैथोड पे रिडक्शन, कैटायन रिड्यूस होना चाहता है कैथोड पे रिडक्शन, कैटायन रिड्यूस होना चाहता है, तो नीचे जाने पे कैटायन डिपोजिशन इजी होता है। उसी को तुम्हें सीरीज से ना जाना पड़े इसलिए मैंने ये लिख दिया, ऑर्डर लिख दिया। नीचे की तरफ जाने पे कैटायन डिपोजिशन होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जाने पे रिडक्शन होगा और कैटायन रिड्यूस करना चाहता है कैथोड पे। ऊपर की तरफ जाने पे एनायन डिपोजिशन इजी होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एप्लीकेशन पढ़े थे गैल्वेनिक सीरीज सेल के लिए, ये अब एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज के लिए। इसी बात से ये चीज लिखी गई है ताकि तुम आसानी से क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सको कि ज्यादातर मेटल और हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है तो कैटायन में हाइड्रोजन ज्यादा इजीली डिपॉजिट होगा, ज्यादा इजीली डिपॉजिट होगा, ज्यादातर मेटल से पहले हाइड्रोजन का डिपॉजिट होगा। 3 गिने चुने मेटल है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो हाइड्रोजन से पहले होंगे। नहीं मेगा, कैटायन वो गैल्वेनिक सेल थी, यहां देखो ना, कैटायन प्लस से कहां जा रहा है, 0। कैटायन ऑक्सीडाइज होके बना होगा, हम कैटायन के बनने की बात नहीं कर रहे हैं, जब कैटायन बना होगा तब ऑक्सीडाइज होगा, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम अब ये बात करें कि उल्टा काम करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा काम हो रहा है। हम बात करें कैटायन जब डिपॉजिट होगा तब क्या होगा, ये वाली बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा काम होता है गैल्वेनिक सेल से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में गैल्वेनिक सेल से उल्टा काम होता है। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूज करके नहीं मार देंगे। अभी पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा, दोनों सेल में बेसिक से हमेशा शुरू करो, हमेशा पहली प्रोसेस से जाओ कि एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, अपने आप उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अभी पहुंचे। अब जैसे देखो यहां पे सोडियम जिंक आयरन H, सोडियम जिंक आयरन, ये सब ज्यादातर मेटल की कैटेगरी में है। हाइड्रोजन पहले डिपॉजिट कौन होगा, हाइड्रोजन। यानी जब इनके बीच में कंपटीशन होगा, इनके बीच में जब कंपटीशन होगा तो जीतेगा कौन, हाइड्रोजन। वो डिपॉजिट होके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, वो डिपॉजिट होके हाइड्रोजन बनेगा। तो जब हमारे पास एक सेल के अंदर कई सारे कैटायन और कई सारे एनायन है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा कैटायन या कौन सा एनायन डिपॉजिट होगा। देखो अभी के लिए इस बात को याद करो, फिर देखो क्लैरिटी कैसे बढ़ती, इस बात को समझ लो बस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। कैटायन एनायन डिपोजिशन में कैटायन को क्या करना है, 0 तक जाना है रिडक्शन करके,
एनायन को क्या करना है, एनायन को ऑक्सीडेशन करके 0 तक जाना है। दोनों को जाना कहां है, 0। दोनों को जाना कहां है, 0। क्लियर? देखो देखो देखो, पहला केस लेते हैं, मान लो मैंने मॉल्टन लिया। पहला केस लेते हैं, मान लो मैंने मॉल्टन लिया। तो मॉल्टन का मतलब एक सॉल्ट था, उसको मेल्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मेल्ट कर दिया, पानी का नामो निशान नहीं। मॉल्टन का मतलब एक सॉल्ट था, उसको मेल्ट कर दिया, पानी का कोई नामो निशान नहीं। तो मेल्ट करने पे ये कौन कौन सा आयन देगा, ये देगा Na+ Cl-। ये कौन कौन सा आयन देगा, ये देगा कॉपर और Cl-। ये कौन कौन सा आयन देगा, ये देगा जिंक और Br-। तो पहले देख लो कौन कौन से आयन मिल रहे हैं तुम्हें, ठीक है। पहले देखो कौन कौन से आयन मिल रहे हैं। ये जाएगा कैथोड पे, कैटायन कैथोड, एनायन एनोड, ऐसे ही याद रखो। ये जाएगा एनोड पे ना। कैथोड पे कोई कंपटीशन है, कंपटीशन किसमें होगा, एक जैसों के बीच में। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कॉम्पीट करेंगे, निगेटिव निगेटिव आपस में करेंगे। पॉजिटिव का निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है सेल में। पॉजिटिव अलग जगह, निगेटिव अलग जगह जा रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है। चुपचाप Na जाके डिपॉजिट होगा, Cl जाके डिपॉजिट होगा। +1 से 0, -1 से भी 0, सब अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिपॉजिट हो गए। बताओ NaCl का समझ में आया? और अगर NaCl का समझ में आ गया तो मुझे फटाफट बता दो कॉपर क्लोराइड में क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा और एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा कैथोड पे और क्या प्रोडक्ट मिलेगा एनोड पे। यस यस, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। कैथोड पे मिलेगा कॉपर मेटल, एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस। कैथोड पे कॉपर, यस, बहुत बढ़िया। अब इसी तरह मुझे बताओ जिंक वाले केस में क्या मिलेगा, जिंक वाले केस में क्या मिलेगा, जिंक Br2 में। तो मॉल्टन के केस में कभी भी कोई कंपटीशन है ही नहीं, मॉल्टन के केस में कभी भी कोई कंपटीशन है ही नहीं। मॉल्टन के केस में कोई कंपटीशन नहीं है, हमें डायरेक्टली आयंस अपने अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिख जाएंगे। आयन हमें अपने अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिख जाएंगे। अगर मैंने KOH मॉल्टन लिया, अब बताओ मुझे कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिले। बस यही तो बात देखनी थी, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा भी। अगर मैंने मॉल्टन KOH लिया तो मुझे कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। मॉल्टन KOH लिया, कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। कैथोड और एनोड पे क्या मिलेगा, कैटायन कैथोड पे जाके डिपॉजिट, एनायन देखो यहां पे ऑक्सीडाइज कौन होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज कौन होगा, ऑक्सीजन। यस, पोटेशियम ऑन कैथोड, ऑक्सीजन गैस ऑन एनोड। और फिर फैराडे लॉ लगा के इन्हीं पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्लियर है सबको? पहले बताओ ये 4 केस क्लियर है? क्या सबको ये 4 केस समझ में आ गए? क्या सबको ये 4 केस समझ में आ गए? H देखो बेटा, मुझे लग रहा था H वाला आएगा, मैं चाहता भी था H वाला डाउट आए। OH में देखोगे तो H पहले से ही अपनी मैक्सिमम में है। 3 अलग अलग नहीं रोशन, 2 ही सेल की बात की थी। H लिबरेट नहीं होगा। OH में देखोगे तो H हमारा पहले से ही मैक्सिमम में है। H का ऑक्सीडेशन हो पाना पॉसिबल ही नहीं है, तो H+ ही रह जाएगा। H+ ही रह जाएगा। वो बच्चे खुचे OH के साथ रिएक्ट करके वाटर के रूप में दिखेगा बाद में। रिएक्शन होने के बाद
बचे खुचे OH के साथ H जो प्लस बचा वो वाटर के रूप में दिखेगा, H जो है वो प्लस के फॉर्म में दिखेगा। समझ में आई बात? H पहले से पॉजिटिव है, H पहले से अपनी मैक्सिमम में है, और ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, और ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो H प्लस ही रहेगा, बस वो बचे खुचे OH के साथ वाटर के रूप में दिखेगा। हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट तो सोचना है। रोशन 3 सेल नहीं थी, 2 सेल थी, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। हाँ, जो मिला उसी में खुश है। 3 नहीं 2 सेल थी, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। गैल्वेनिक सेल के ही अलग अलग नाम है, वोल्टियक सेल भी गैल्वेनिक सेल को कहते हैं, वोल्टियक सेल भी गैल्वेनिक सेल को कहते हैं। समझ में आई बात? देखो पहले से डरो मत, डरोगे तो फिर और डर लगेगा, डरो मत। डरने का सिंपल सा तरीका मेरे पास है कि भाई मैं तुम्हें एग्जाम्पल बहुत सारे करा दूंगा, इतने एग्जाम्पल करा दूंगा कि तुम्हें इससे बाहर मिलेगा ही नहीं। अब NaCl एक्वस है, डैनियल हो गया, डैनियल गैल्वेनिक सेल ही होती है, जिंक और कॉपर वाली गैल्वेनिक सेल को ही डैनियल सेल बोलते हैं। डैनियल कोई अलग सेल नहीं है, जब जिंक और कॉपर से मिला के हम गैल्वेनिक सेल बनाते हैं उसी को डैनियल सेल बोलते हैं। तो सेल 2 ही टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। गैल्वेनिक के ही बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, गैल्वेनिक के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। देखो मैं ड्रॉपर हूं साहब, हमें डर नहीं लगता है। NaCl एक्वस में बताओ कौन कौन सा आयन होगा? NaCl एक्वस में बोलो कौन कौन सा आयन होगा? NaCl एक्वस में कौन कौन से आयन होंगे? NaCl के भी होंगे और वाटर के भी होंगे, दोनों होंगे। अब कंपटीशन है सर, अब कंपटीशन है कैथोड पे भी और एनोड पे भी। जब कंपटीशन आ जाए तब तुम्हें यह बात समझनी है, जब कंपटीशन आ गया तब तुम्हें यह बात समझनी है। क्या बात समझनी है? कि कंपटीशन में Na और हाइड्रोजन में जीतेगा कौन? हाइड्रोजन। OH और Cl में कौन जीतेगा? Cl। तो जब कंपटीशन आ गया तो Na और H में हाइड्रोजन जीता, Cl और OH में Cl जीता। सॉल्यूशन में Na प्लस भी बचा रह जाएगा और OH माइनस भी बचा रह जाएगा। आया समझ? हाँ, एग्जाम्पल में मैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल में मैं ये अलग अलग, देखो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये है, एक रिएक्शन को वोल्टेज की मदद से कराना। अब इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट भर सकते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग आयंस ले सकते हैं। तो मैंने पहले एग्जाम्पल में NaCl भरा सेम सेल में, दूसरे एग्जाम्पल में ये भरा, तीसरे में ये भरा, चौथे में ये भरा, सबके सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब जब हम वोल्टेज अप्लाई करके रिएक्शन करवाते हैं, जब हम वोल्टेज अप्लाई करके रिएक्शन कराते हैं। क्लियर? अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? अब ये तुम बताओ, ये तुम बताओ यहां पे कैथोड और एनोड के क्या प्रोडक्ट होंगे अगर हम कॉपर नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे? अगर हम कॉपर नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड और एनोड के क्या क्या प्रोडक्ट होंगे? कैटायन कैथोड, एनायन एनोड। कैटायन कैथोड, एनायन एनोड। ये जितनी राम कहानी मैंने बताई ये सिर्फ समझाने के लिए कि कॉन्सेप्ट आया कैसे, यूज सिर्फ ये ऊपर वाले दो का होना। तो किसी को भी अगर लगता है ना जैसे कि यार बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज हो रहे हैं, ऊपर वाले पे फोकस करो, ऊपर वाले को, सिर्फ ऊपर वाले पे फोकस करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। बिल्कुल सही। कॉपर और हाइड्रोजन में कौन जीतेगा? कॉपर। नाइट्रेट और OH में कौन जीतेगा? OH। सॉल्यूशन में क्या बचेगा? सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा? H प्लस और NO3 माइनस।
यस, बहुत बढ़िया श्रेया रोशन, बहुत बढ़िया, यस करेक्ट। समझ में आ गया सबको? क्या अब समझ में आया या नहीं आया? अभी भी डर लग रहा है? अभी भी डर लगेगा तो बताओ, अब समझ में आया नहीं आया? नहीं, देखो मेगा फिर वही गलती कर दी, वो गैल्वेनिक का है। मेगा ये गैल्वेनिक सेल का है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। बार बार गलती होगी और बार बार हम उसको सुधारेंगे, कब तक याद नहीं होगा? होगा याद। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड पॉजिटिव है। गोला छोड़ने की जरूरत नहीं है, अभी गोल करके ही समझाएंगे। कोई गोला वोला छोड़ने की जरूरत नहीं है, धरती इतनी आसानी से थोड़ी मुक्त होगी तुमसे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। एनोड पे जाएगा एनायन, कैथोड पे जाएगा कैटायन। फिलहाल इलेक्ट्रोलाइटिक पे फोकस करो, गैल्वेनिक पे फोकस कम करो। अरे उस गोला पे जाके भी तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, किसी दूसरे गोला पे जाके भी पढ़ना पड़ गया तो लगेगा यार इतनी मेहनत फालतू में की। यहां पे बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां पे बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? सिल्वर नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। बस इतना ध्यान रख लो कि भैया एक्वस सॉल्यूशन में पानी के भी आयन होंगे, मॉल्टन सॉल्यूशन में पानी के आयन नहीं होंगे। बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। बोलो, सिल्वर H प्लस। रोशन अभी समझा देंगे, अभी समझाऊंगा तो बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। गैल्वेनिक अगर मैंने अभी समझाया तो बाकी बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं एंड में जरूर समझा दूंगा कि गैल्वेनिक में क्या होता है जिससे एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। एंड में जरूर बता दूंगा रोशन, अभी समझाऊंगा तो बाकी बच्चे भी तुम्हारे साथ कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी रुक जाओ, एंड में बता दूंगा। हाँ, NO3 माइनस और OH माइनस में जीता कौन? OH माइनस। OH माइनस डिपॉजिट होकर O2 देता है, H2 नहीं। OH माइनस में ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का होता है, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगा यहां पे, हाइड्रोजन नहीं होगा। हाइड्रोजन कैसे होगा? Ag और H में कौन जीतेगा? Ag। NO3 और OH में कौन जीतेगा? OH। OH जाएगा तो क्या देगा? O2। OH जाएगा तो क्या देगा? O2 देगा। OH में ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। क्यों? अभी तो पीछे देखा था, Ag और H में कौन जीता? Ag और H में Ag जीतेगा, ठीक है, तो H तो गया। Ag और H में कौन जीता? H, Ag जीता, सिल्वर, सिल्वर डिपॉजिट हो गया। OH माइनस जब डिपॉजिट होता है ऑक्सीजन देता है, OH माइनस ऑक्सीजन देता है, वहां पे H नहीं मिलता है, OH माइनस ऑक्सीजन देता है। जैसे यहां भी तो किया था, अभी पीछे किया था, यहां भी किया था। OH माइनस डिपॉजिट होगा तो ऑक्सीजन देगा। कौन कहां गया? बचे हुए, हाँ बचे हुए पे आ रहे हैं, इसीलिए तो लिखा हूं बचा हुआ। पहले तुम सही आंसर देने लग जाओ सब लोग, फिर हम बचे हुए पे आएंगे। बचा क्या? H प्लस और NO3 माइनस। यहां पे बताओ, यहां पे बताओ, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का एक्वस कैथोड और एनोड पे क्या क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड कैथोड और एनोड पे क्या क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड एक्वस, जिंक क्लोराइड एक्वस।
बहुत बढ़िया रोशन। जिंक मिलेगा क्या? नहीं, जिंक क्यों मिलेगा? जिंक क्यों मिलेगा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तीन ही मेटल हैं जो हाइड्रोजन से जीत सकते हैं, बाकी ज्यादातर हाइड्रोजन से पीछे हैं, हाइड्रोजन से पीछे हैं। जिंक क्लोराइड और H+ में H+ जीतेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। H+ जब जाता है तो हाइड्रोजन, ClOH में Cl, एनोड पे Cl2 गैस, एनोड पे Cl2 गैस। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? क्या सबको क्लियर होगी बात? NaOH एक्वस में बताओ, NaOH एक्वस में, यस NaOH एक्वस में। जब तक गलत करते रहोगे तब तक हम एग्जाम्पल करते रहेंगे, जब तक गलत करते रहोगे तब तक एग्जाम्पल होते रहेंगे। NaOH में हाँ, बिल्कुल सही बात है रोशन, बिल्कुल सही बात है, इस बात को रट लिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल आते हैं नीट में वो इन बातों से काम चल जाएगा। NaOH में H, एनोड पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, बढ़िया। यहां पे एनोड पे कोई कंपटीशन नहीं, ये भी वही आयन दे रहा है, पानी भी वही आयन दे रहा है, एनोड पे कोई कंपटीशन नहीं, तो एनोड पे सिंपल O2 गैस, एनोड पे सिंपल O2 गैस, यस, एनोड पे सिंपल O2 गैस। क्लियर? समझ में आया सबको? क्या सबको समझ में आ गई बात? तो अब आगे बढ़ूं, सबको समझ में आ गया? अब आगे की कहानी ये है कि कई बार ये पूछ लेते, जैसे ये आयन बचा, तो अगर मैं रिएक्शन को करवाता जाऊं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाता जाऊं, और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद मैं ये कहूं कि सॉल्यूशन को मैंने सुखा डाला, तो क्या अंत में ये दोनों जुड़ के NaOH देंगे या नहीं देंगे? क्या अंत में ये दोनों जुड़ के NaOH देंगे या नहीं देंगे? तो यही काम किया जाता है जब हम कॉस्टिक सोडा बनाते हैं। जब तुम एस ब्लॉक पढ़ोगे तो कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन पढ़ी जाती है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, कॉस्टिक सोडा यानी NaOH की प्रिपरेशन। यही इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। तुमने ये प्रोसेस 10th क्लास में भी देखी है। एनोड पे हाइड्रोजन बन ही नहीं सकता है, एनोड पे हाइड्रोजन हाँ नहीं बनेगा, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, कार्स्टर केल्नर सेल याद तो आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, याद आ गया, अच्छी बात है। हाँ, कार्स्टर केल्नर सेल, तो जो बचता है उसको भी हम प्रेसिपिटेट करवा के एज अ कंपाउंड बना सकते हैं। सॉल्वे प्रोसेस अलग है, सॉल्वे प्रोसेस अलग है, इसको कार्स्टर केल्नर सेल में करते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। तो बचे हुए का कुछ यूज हो सकता है। ये भी सोच सकते हो कि भैया अगर सोल्यूशन से H+ कम हो रहे हैं, सोल्यूशन में OH- बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे तुम ये काम कराते जाओगे सोल्यूशन की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो बचे हुए आयन की मदद से बचे हुए सोल्यूशन को समझा जाता है, बचे हुए आयन की मदद से बचे हुए सोल्यूशन को समझा जा सकता है कि सोल्यूशन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। ऐसे यहां पे देखो, तुम चाहो तो इसे नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज कर सकते हो, फायदा नहीं होता इसलिए इसको यूज करते नहीं है, बट तुम चाहो तो इसे नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज कैसे कर। देखो, पानी के पास क्या था? HOH, पानी के तो थे H और OH, H और OH पानी के थे, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, ये अपने आप घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो पानी में अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाता है, क्योंकि पहले दोनों बराबर थे, पहले दोनों बराबर थे। यस यस, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों लिबरेट होंगे, तो ये यहां पे बाई प्रोडक्ट कहे जाते हैं। कॉस्टिक सोडा बनाते समय एनोड पे क्लोरीन और हाइड्रोजन कैथोड पे एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा मुनाफा हो गया। इसको बेच देंगे अलग से 5 रुपए में, इसको बेच देंगे अलग से 10 रुपए में, तो फायदा डबल हो गया। समझ में आया? ये पांचवा, फिफ्थ वाला समझ में आ गया सबको? सबको फिफ्थ वाला समझ में आ गया?
सबको फिफ्थ वाला समझ में आ गया? बताओ जल्दी से यार, सबको फिफ्थ वाला समझ में आ गया? आया नहीं आया? ऐसे छठे में देखो तो OH कम हो रहा है, OH कम हो रहा है तो H प्लस बढ़ेगा, यानी सोल्यूशन कैसा बनने लगेगा? एसिडिक। सोल्यूशन एसिडिक बनने लगेगा। तो नीट पूछता नहीं है ये सब बातें, बट ये सब बातें भी तुम एक सोल्यूशन में देख सकते हो, ये सब बातें भी तुम एक सोल्यूशन में ऑब्जर्व कर सकते हो कि सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद बचा हुआ सोल्यूशन कैसे होगा। तो बचे हुए सोल्यूशन के लिए बचे हुए आयंस को देखा जाता है, बचे हुए सोल्यूशन के लिए बचे हुए आयंस को। अगर OH आयन बच रहा है तो बेसिक बनता जाएगा, H आयन बच रहा है तो एसिडिक बनता जाएगा। चलो अब आते हैं अगले केस पे, अब आते हैं एक अगले केस पे। बताना पड़ता है ना। अब आते हैं अगले केस पे। अगले केस पे कैसे आते हैं? अभी तक हम जनरल बात कर रहे थे। अगर कंसंट्रेशन मेंशन है, कंसंट्रेशन मेंशन होने का मतलब ये लिखा हुआ है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन या ये लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड का मतलब पानी ज्यादा मिलाया और इलेक्ट्रोलाइट कम मिलाया, पानी ज्यादा मिलाया और इलेक्ट्रोलाइट कम मिलाया। कंसंट्रेशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है पानी कम है, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है पानी कम है। ठीक है, बढ़िया। पानी ज्यादा और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा, ये दो केसेस हो गए। तो जो कम है उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, जो कम है उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, जो भी कम है उसको क्या कर सकते हो? इग्नोर। तो अगर कभी सोल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड लिखा है या कंसंट्रेटेड लिखा है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कम और कम आयन को, जो भी कम से आ रहे हैं उन आयंस को इग्नोर कर सकते हो। देखो डाइल्यूटेड NaCl का मतलब ये कैथोड के कंपटीशन है और ये दोनों एनोड के कंपटीशन है। अब डाइल्यूटेड का मतलब क्या है? सोचो बस, समझोगे तो अपने आप चीजें याद रहेंगी, रटना नहीं, समझ लो और एक थॉट बनाओ कि हाँ ये बात सोचनी है। एक क्वेश्चन में सोचोगे, अगले में शायद भूल जाओ, अगले में फिर सोचोगे, तीसरे में शायद भूलो, तीसरे चौथे हर क्वेश्चन में ये बातें सोचनी है। डाइल्यूटेड का मतलब NaCl कम मिलाया पानी ज्यादा, तो Na आयन को और Cl आयन को इग्नोर कर सकते हैं। डाइल्यूटेड में हम डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं, तो अब H बचा वो चला जाएगा हाइड्रोजन, OH बचा वो चला जाएगा O2। हर बार लिख लो कौन कौन से आयन हैं, और जो आयन अगर कोई इग्नोर कर सकते हो तो उसको इग्नोर कर दो, अगर इग्नोर नहीं हो रहा है तो कंपटीशन देखो। फाइनल क्या सोचना है? आयन लिखो, जो आयन इग्नोर हो सकते हैं उनको पहले इग्नोर कर दो, फिर बचे हुए क्या? कंपटीशन देखो। जो भी आयन इग्नोर हो रहे हैं उनको इग्नोर करके बचे हुए का कंपटीशन देखो। कंसंट्रेटेड NaCl, कंसंट्रेटेड का मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, पानी बहुत बहुत कम है, बहुत पीछे रह गया। कंसंट्रेशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा है। तो कंसंट्रेटेड में पानी कम है, पानी के आयंस को इग्नोर कर दिया। पानी के, यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस यही तो सिखाना था। पानी के आयन को इग्नोर कर दिया तो बचा क्या? Na और Cl2, Na और Cl2।
Na और Cl2। और ये सारी बातें अभी हम देख रहे हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रोड इनर्ट है, इलेक्ट्रोड इनर्ट है। तो ये सारे केसेस हमें समझने हैं। फाइनली तुम्हें क्या याद रखना है, फाइनली तुम्हें क्या याद रखना है कि पहले अगर डाइल्यूटेड या कंसंट्रेटेड लिखा है तो किसी को इग्नोर कर दो और उसके बाद बचे हुए का कंपटीशन देख लो। अगर डाइल्यूटेड या कंसंट्रेटेड नहीं लिखा है, जैसे अभी तक केस थे, तो वहां पे कोई भी इग्नोर नहीं होगा, जहां पे कभी वहां पे कोई इग्नोर नहीं होगा और वहां पे कंपटीशन देखेंगे। हाँ, ये भी कह सकते हो जैसे इग्नोर करते हो, या जैसे कुछ लोग फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। तो देख सकते हो, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, डाइल्यूटेड NaCl। डाइल्यूटेड NaCl मतलब Na प्लस H प्लस Cl माइनस OH माइनस। NaCl डाइल्यूटेड, इग्नोर इग्नोर, H प्लस हाइड्रोजन, OH माइनस ऑक्सीजन। तो जो बातें अभी समझाई वही बातें यहां पे लिखी हुई हैं, जो बातें समझाई वही बातें इस टेबल में लिखी हुई हैं। एक बार चेक कर सकते हो, जहां डाइल्यूटेड है वहां अलग सिनेरियो, जहां कंसंट्रेटेड है वहां पे अलग सिनेरियो। क्लियर सबको? सबको समझ में आ गया? क्या सबको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ गया है कि कहां पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कहां पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं, चलो इसको आइडेंटिफाई करो, इसको क्या बोलते हैं? जो नाम बताएगा उसको 1 रुपए की टॉफी दी जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? जो भी नाम बताएगा उसको 1 रुपए की क्लेयर्स की टॉफी दी जाएगी वर्चुअली। यस यस, व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कब होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है? गेहूं पत्थर का ब्रिज। हाँ, गेहूं पत्थर का ब्रिज भी बोलते हैं इसे कुछ लोग। ये बैलेंस कब होता है, संतुलित कब होता है गेहूं पत्थर का ब्रिज? गेहूं पत्थर का ब्रिज संतुलित कब होता है? जब रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर हो, जब रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर हो और उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0। सही, ये कौन सी ब्रांच में आ गए? फिजिक्स में आ गए क्या हम लोग? यस यस। अचानक से जज्बात बदल दिए, माहौल बदल दिए, हालात बदल दिए हमने। ठीक है, जब ये संतुलित होगा तो तुम कह सकते हो कि ये रेशियो बराबर होगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। यस, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। यस, अगर मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूं। अगर मुझे 3 रेजिस्टेंस पता है कि मैंने यहां कितना लगाया, यहां कितना लगाया, यहां कितना लगाया, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो एक वेरिएबल लेते हैं, 2 फिक्स्ड लेते हैं। वेरिएबल को तब तक चेंज करते थे जब तक ये बैलेंस ना हो जाए, फिर हम फॉर्मूला लगा के अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। राइट, अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्लियर है सबको? मिलेगी मिलेगी, देखो मैंने वर्चुअली कहा था, वर्चुअली कहा था, इसको वर्चुअली खा लेना, ये वर्चुअल टॉफी है, बाकी हम भिजवा देंगे। तो मुझे अपना एड्रेस भेजना, मैं तुम्हें टॉफी भिजवा दूंगा, 1 से ज्यादा ही भिजवा दूंगा फिर तो। बेसिकली अगर हम इसी व्हीटस्टोन ब्रिज में सॉल्यूशन तो नहीं रख सकते, लेकिन एक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को भर के जरूर रख सकते हैं। एक सेल के अंदर सॉल्यूशन को भर के रख सकते हैं। राइट, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से ही हम इस टाइप की सेल जो हमारे सॉल्यूशन से उनका भी रेजिस्टेंस निकालते हैं।
जो हमारे सोल्यूशन है उनका भी रेजिस्टेंस हम व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से ही निकालते हैं। समझ में आई सबको ये बात कि मैंने क्यों व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बातें शुरू की? व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से ही हम एक सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भरते हैं। सेल का डिजाइन कुछ ऐसा होता है, सेल का डिजाइन कुछ ऐसा होता है जैसा तुमने कैथोड रे ट्यूब देखी है, इसके अंदर मेटल की 2 प्लेट होती है, मेटल की 2 प्लेटें होती हैं, यहां पे एक ढक्कन लगा होता है, जिस ढक्कन को खोल के तुम इसके अंदर सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन है वो भर सकते हो। मेगा अगर हमने एक साथ दोनों आर्म पे लगाया तो 2 अननोन हो जाएंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन एक ही है, इक्वेशन एक ही है, एक अननोन है तो हम निकाल सकते हैं, 2 नहीं पता है तो फिर निकाल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज में हमेशा एक अननोन रखते हैं, बाकी सारे रेजिस्टेंस नोन होने चाहिए। तुम चाहो तो दोनों पे 2 सोल्यूशन लगा सकती हो, लेकिन उन दोनों में से किसी एक सोल्यूशन का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तुम चाहो तो चारों पे सोल्यूशन लगा सकती हो, बस कंडीशन ये कि अगर तुम फाइंड करना चाहती हो अननोन वाले को, एक अननोन होना चाहिए, बाकी तीनों नोन होने चाहिए, बाकी तीनों नोन होने चाहिए। लगा हम कहीं भी सकते हैं, लगा हम कहीं भी सकते हो, कितने भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस ही तो है, सोल्यूशन भी तो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो इस डिजाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हमारा केमिस्ट्री, ये हमारा केमिस्ट्री। फिजिक्स में क्या होता है? एक वायर होता है। फिजिक्स में क्या होता है? एक मेटल का वायर होता है, कॉपर मेटल का ले सकते हो, आयरन का ले सकते हो, सिल्वर का, गोल्ड, अमीर हो तो गोल्ड का, दुबई वाले लोग गोल्ड का वायर लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, यहां भी हम मान लो एक बैटरी लगाई, यहां भी हम चाहें तो एक बैटरी लगा सकते हैं, राइट? वी वोल्ट की बैटरी, वी वोल्ट की बैटरी। बैटरी का काम है वोल्टेज देना, बैटरी कहेगी चलो करंट आगे बहो, बैटरी कहेगी करंट को बहना है, बैटरी कहेगी कि करंट को बहना है। तो किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस भी समझना है। यहां पे जो मीडियम है वो सॉलिड मीडियम है, फिजिक्स में कभी भी तुम सोल्यूशन में बात नहीं करते हो। यहां पे जो मीडियम है वो एक्वस मीडियम है, यहां पे जो मीडियम है वो एक्वस मीडियम है। यहां पे फालतू के मुफ्त के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहां पे फालतू के मुफ्त के आयंस घूम रहे हैं। तो मीडियम में फ्री आयंस होते हैं जो मूव करते हैं, और वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव करते हैं। ये अंतर है फिजिक्स केमिस्ट्री में। वायर के अंदर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखते हैं, सॉल्यूशन के अंदर हम फ्री आयंस की मूवमेंट देखते हैं। होता दोनों में मूवमेंट है, होता दोनों में करंट है। अंतर यह है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहां पे धक्का मुक्की होगी, तो वो एक अपोजिशन देगा, करंट को अपोज करेगा, और करंट को अगर अपोज करेगा तो एक रेजिस्टेंस आएगा जिसको हम, एक हिंड्रेंस आएगा जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। या इसको ऐसे लिखता हूं, I बराबर V बाई आर, ओम्स लॉ। समझ में आई बात? I बराबर V बाई आर, ओम्स लॉ। इसीलिए मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शुरुआत से बोल रहा हूं कि 50% फिजिक्स है, 50% केमिस्ट्री है। तो ये सोचो कि ये जो हिंड्रेंस दे रहा है, अगर सॉलिड मीडियम में करंट को दिक्कत हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, तो वही सेम धक्का मुक्की मीडियम में भी होगी, वही सेम धक्का मुक्की एक्वस में भी होगी, पानी के अंदर भी होगी। तो ये भी तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही नहीं करेगा? हाँ, फिजिक्स वाला इजी है, ये भी तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही नहीं करेगा। फिजिक्स वाला इसलिए इजी क्योंकि तुमने केमिस्ट्री को फिजिक्स से जोड़ के नहीं पढ़ा। तो वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करा वो हम यहां पे पढ़ रहे हैं।
यहां भी एक रेजिस्टेंस आएगा, और रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब है बाधा, हिंड्रेंस, अपोजिशन। तो करंट के बहने के समय जो भी बाधा मिलती है, चाहे वो सॉलिड दे चाहे वो सॉल्यूशन दे, उस बाधा को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझ में आई बात सबको? उस बाधा को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, चाहे वो सॉलिड दे चाहे वो सॉल्यूशन दे। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर की बाधा को कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर की बाधा को कहते हैं, क्योंकि हमने बैटरी भी तो समझी ना, बैटरी में भी करंट बहती है, तो बैटरी के अंदर जो बाधा मिलती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के बाहर जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे? इसका रेजिस्टेंस निकालने का मन करे तो कैसे निकालोगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका रेजिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालोगे? व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर के ब्रिज से निकाल लोगे। हाँ, ये हो सकता है सोल्यूशन तुम्हें दिख रहा है कि उतना अच्छा नहीं है जितना वायर, तो हो सकता है सोल्यूशन में ओम्स लॉ काम ना करे। सब जगह ओम्स का लॉ काम नहीं करता है, हो सकता है सोल्यूशन में ओम्स लॉ काम ना करे, हमें जरूरत भी नहीं है। ये उससे समझाने के लिए था कि सोल्यूशन और सॉलिड में डिफरेंस क्या है। कोई भी सेल हो सकती है, कोई भी गैल्वेनिक सेल हो सकती है, लैक्लांचे हो सकती है, बटन सेल हो सकती है, लेड स्टोरेज हो सकती है, या कोई भी तुम डैनियल सेल चाहो वो लगा लो, कोई सी भी सेल यहां पे हो सकती है। बैटरी का सिंपल सा मतलब है बहुत सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन। तो यहां पे तुम कोई भी सेल लगा सकते हो दोनों जगह। ये भी मत सोचना कि मैंने यहां पे 2 लगाए, यहां पे 1 लगाए, दोनों जगह तुम 1 या दोनों जगह 2 लगा सकते हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहो तो यहां भी, वो सिर्फ मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी बैटरी लगाई है। हाँ, ओम भैया हर जगह काम नहीं करता है, भैया है, भैया की हर जगह नहीं चलती, दीदियों की हर जगह चलती है। तो हम अब वही काम कर रहे हैं कि हम सॉल्यूशंस के लिए भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पढ़ते हैं, ठीक है। हम सॉल्यूशंस के लिए भी क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला पैरामीटर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब करंट के रास्ते में कोई भी मीडियम है, चाहे सॉलिड या सॉल्यूशन, कोई सा भी मीडियम जो करंट के रास्ते में बाधा देगा, उस बाधा को कहा गया रेजिस्टेंस। उस बाधा को कहा गया रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट में, जिसकी मेजरमेंट होती है ओम कह सकते हो या कह सकते हो वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर? रोशन, बाधा आने का मतलब ओम्स लॉ नहीं है। बाधा आने का मतलब ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ का मतलब है जब V और I में जो रेशियो है वो R के बराबर हो जाए। ये हमेशा बराबर नहीं होता है, ये हमेशा बराबर नहीं होता है। बाधा आने का मतलब ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ तब है जब V और I का रेशियो उस बाधा के बराबर हो। हमेशा लीनियर डिपेंडेंस नहीं होता है, हमेशा लीनियर डिपेंडेंस नहीं होता। कभी कभी स्क्वायर में होता है, कभी पावर कम होती है, चेंज होता रहता है। तो हर जगह ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ओम्स लॉ का मतलब यह है कि V और I का रेशियो R के बराबर हो, V और I का रेशियो R के बराबर हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है मेगा, बिल्कुल सही, केमिस्ट्री टॉपर को पता है। इसी बाधा के उल्टे को पढ़ा जाता है केमिस्ट्री में, बाधा के उल्टे को पढ़ते हैं ज्यादा, इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर बाधा ज्यादा है तो फ्लो करना मुश्किल, आसानी कम होगी। तो जिस आसानी से करंट बहती है, जिस आसानी से करंट बहती है किसी मीडियम के अंदर, चाहे सॉलिड चाहे सॉल्यूशन, उस आसानी को कहा गया कंडक्टेंस। उस आसानी को कहा गया कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस का उल्टा है, रेजिस्टेंस का उल्टा है, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो इसकी यूनिट भी उल्टी हो जाएगी। वोल्ट पर एम्पियर को बोल सकते हो एम्पियर पर वोल्ट, एम्पियर पर वोल्ट, या इसको ओम का उल्टा मोह बोल सकते हो। ओम को उल्टा लिख दिया, मोह बोल सकते हो। ओम इनवर्स भी इसी की यूनिट है, और इसी को केमिस्ट्री में साइमंस कहते हैं। इसी यूनिट को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? साइमन।
तो केमिस्ट्री में हम इसको साइमन से दिखाएंगे। केमिस्ट्री में हम इसको साइमन से दिखाएंगे। हाँ, ये मोह का, माया का मोह है, तो इसको मोह कह सकते हैं। क्लियर सबको? समझ में आ गया कंडक्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट इज कंडक्टेंस एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस 50 ओम है तो कंडक्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस 50 ओम है तो कंडक्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस 100 ओम है तो कंडक्टेंस कितना होगा? एक 2 ओम और एक 8 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है, तो इस सर्किट की नेट कंडक्टेंस कितनी होगी? नेट कंडक्टेंस कितनी होगी? बहुत इजी क्वेश्चन। नहीं, रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंडक्टेंस कम, बाधा ज्यादा तो फ्लो की आसानी कम। कंडक्टेंस दिखाता है कितनी आसानी से फ्लो होगी और रेजिस्टेंस दिखाता है कितनी मुश्किल से फ्लो होगी। जिसमें मुश्किल ज्यादा आसानी कम, जिसमें आसानी ज्यादा मुश्किल कम। कंडक्टेंस आसानी दिखा रहा है, रेजिस्टेंस मुश्किल दिखा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है। जस्ट उल्टा कर देंगे 1/50, 0.02 साइमन। केमिस्ट्री में साइमन लेंगे, फिजिक्स में मोह माया चलती है। यहां पे उल्टा कर देंगे 1/100, 0.01 साइमन, 0.01 साइमन। यहां पे अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो पहले हम रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। सीरीज में क्या होता है? R1 प्लस R2। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम का, कंडक्टेंस आ जाएगी 1/10, नेट का उल्टा 0.1 साइमन, नेट कंडक्टेंस आ गई। यस, बहुत बढ़िया। नेट कंडक्टेंस, नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में काम करेंगे, पैरेलल में काम करेंगे। सबको दोनों समझ में आ गए? रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होता है? सबको क्लियर? रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस अब समझा जाता है, जो तुम फिजिक्स में पढ़ चुके हो। मैं बस एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं कि जब करंट आती है तो बेसिकली करंट इस कंडक्टर के इधर से एंटर करेगी और इधर से निकलेगी। तो इसको ऐसे इमेजिन करवाया जाता है, जैसे सोचो तुम एक मेट्रो में जा रहे हो, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर उस मीडियम में जहां तुम चल रहे हो, उस रास्ते पे जहां तुम चल रहे हो, रास्ते की चौड़ाई बढ़ गई, रास्ते की चौड़ाई या विड्थ बढ़ गई, रास्ते का एरिया बढ़ गया, तो अब तुम ज्यादा फैल के ज्यादा आसानी से चल सकते हो, ज्यादा आसानी से चल सकते हो। और अगर रास्ते की लंबाई बढ़ गई, ज्यादा चलना पड़ा उसी भीड़ भाड़ एरिया में, तो अपोजिशन ज्यादा मिलेगा। तो ये कहा गया जाता है, ये सुना जाता है, ये पढ़ा जाता है कि किसी भी मीडियम का रेजिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ या ना? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया बढ़ गया तो हमें अपोजिशन कम मिलेगा, रेजिस्टेंस कम मिलेगा। लेंथ बढ़ गया तो हमें ज्यादा चलना पड़ेगा, अपोजिशन ज्यादा मिलेगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो यहां पे कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसी को कहा जाता है रेजिस्टिविटी, इसी को कहा जाता है रेजिस्टिविटी, इसी को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। यस यस, पहुंचे, सेल कांस्टेंट पे पहुंच रहे। समझो कि अगर हमारे पास एक वायर में एक मीडियम है, वायर मत लो, मीडियम, सॉल्यूशन वायर दोनों के लिए, अगर ज्यादा लंबा हो गया तो करंट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। अगर उसकी एरिया बढ़ गया तो करंट के पास ऑप्शन है, ऊपर नीचे से जा सकता है, उसका एरिया ज्यादा हो गया तो हमें अपोजिशन कम मिलेगा। तो किसी भी मीडियम का रेजिस्टेंस मीडियम की लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को कहा गया रेजिस्टिविटी, उस कांस्टेंट को कहा गया रेजिस्टिविटी। ठीक है, देखो
अगर हम मीडियम की लेंथ 1 मीटर ले लें, मीडियम की लेंथ 1 मीटर ले लें, मीडियम का एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर ले लें, दोनों जगह 1 रख दो तो R बराबर रो आ जाएगा। यानी अब जो मीडियम का रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बराबर है। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन ऐसे दी जाती है, अगर एरिया भी 1 है और लेंथ भी 1 है, उस केस में रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बाधा, वो रेजिस्टेंस जो एक 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर चौड़ा मीडियम देता है, उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। आई बात समझ? तो ये रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीडियम जिसकी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और जिसका लेंथ 1 मीटर है, जिसका लेंथ 1 मीटर है। और क्योंकि ये एक स्पेसिफिक लेंथ स्पेसिफिक एरिया के लिए बताया जा रहा है, इसीलिए इसका पुराना नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका पुराना नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। पुराना नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो इसकी यूनिट आ जाती ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाती ओम मीटर। थैंक यू मेगा, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाती ओम मीटर। क्लियर सबको? रेजिस्टिविटी क्या होता है? सबको समझ में आ गया रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी समझ में आ गया। और ऐसे ही रेजिस्टिविटी के उल्टे को डिफाइन कर दिया कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी के उल्टे को डिफाइन कर दिया कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है, यानी अब क्या है? वो आसानी देखो, R बराबर रो L बाय ए, उल्टा कर दो, 1 बाय R 1 बाय रो A बाय एल, रिवर्स कर दिया। 1 बाय R को हमने बोला कंडक्टेंस, 1 बाय रो को बोला कंडक्टिविटी, कापा से दिखाया A बाय एल। फिर वही बात, एरिया अगर 1 है, लेंथ अगर 1 है, तब उस केस में G बराबर कापा होगा। यस, कटप्पा यही है जिसने बाहुबली को मारा था। छोड़ना नहीं इसको, छोड़ना नहीं इसको, इसी ने बाहुबली को मारा था, मेरा फेवरेट था। तो वो आसानी जो हमें 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर चौड़े मीडियम में मिलती है, उसी को कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। उसी को कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। आया समझ? और फिजिक्स में इसको तुम सिग्मा से दिखाते हो। फिजिक्स में अगर तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इसको सिग्मा से दिखाया जाता है। फिजिक्स में तुमने करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला अगर पढ़ा हो, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो सिग्मा है ये वही कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ही है। तो फिजिक्स में इसको सिग्मा से दिखाते हैं, फिजिक्स में इसको सिग्मा से दिखाते हैं। यूनिट की बात करते हैं, देखो कापा इज इक्वल टू कितना है? 1 बाय रो, 1 बाय रो, रेजिस्टिविटी का उल्टा। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम मीटर। तो 1 बाय ओम मीटर, जिसको हम ओम इनवर्स पर मीटर लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिखते हैं साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। यस यस, डिनोशन अलग है, सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा का आई थिंक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, एन ई स्क्वायर बाय मास इनटू टाउ करके एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। हाँ यस, और एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इनटू टाउ, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, डिराइव करना होगा तो मैं डिराइव कर सकता हूं, लेकिन याद नहीं, रटा नहीं है फॉर्मूला, डेरिवेशन याद है। यस यस रोशन सही, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये सिग्मा वही कंडक्टिविटी है।
ये सिग्मा, यही कापा है। रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि हाँ फिजिक्स में भी ये टर्म्स आते हैं। यस यस, बिल्कुल सही। तो ये साइमन पर मीटर यूनिट है। ध्यान रखना, केमिस्ट्री वाली यूनिट हम यूज करेंगे बार बार, केमिस्ट्री वाली यूनिट हम बार बार यूज करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो थोड़ा सा और आते हैं। अगला आता है सेल कांस्टेंट। अगला आता है सेल कांस्टेंट। देखो, अगर ये हमारी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये हमारी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो सेल के अंदर ये लेंथ कहलाएगा और ये एरिया कहलाएगा। प्लेट का एरिया एरिया बन जाएगा मीडियम का, और ये लेंथ बन जाएगा। इतना ही तो चलेगा करंट, और इतना एरिया। तो अगर सेल को मैं फिक्स कर दूं, एक सेल को फिक्स कर दूं, तो ना लेंथ बदल रहा ना एरिया बदल रहा। एक सेल के लिए ना लेंथ बदल रहा और ना एरिया बदल रहा। लेंथ और एरिया दोनों के दोनों फिक्स्ड है। लेंथ भी फिक्स्ड है और एरिया भी फिक्स्ड है। तो एक सेल के अंदर लेंथ और एरिया फिक्स रहता है, तो उसी के रेशियो को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। जी स्टार से दिखाते हैं। ये फिजिक्स में नहीं था, ये केमिस्ट्री में ही है, क्योंकि केमिस्ट्री में ही हम ये बात कर रहे हैं कि एक सेल के अंदर लेंथ और एरिया फिक्स्ड है, वो नहीं बदलेगा। वो नहीं बदलेगा तो उसको कहा गया सेल कांस्टेंट। तो जो केमिस्ट्री का फिजिक्स का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L बाय A, वो बन गया G इज इक्वल टू कापा A बाय L। ये बन गया G इंटू L बाय A कापा। तो ये L बाय A बन गया G स्टार। तो जो फॉर्मूला है वो ये हो गया, G स्टार इज इक्वल टू कापा। G स्टार इज इक्वल टू कापा। यूनिट आओ, मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, सो मीटर इनवर्स। सबको क्लियर, समझ में आ गया? तो ये हम सारे पैरामीटर समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए भी और गैल्वेनिक सेल के लिए भी। तो इनमें भी आपस में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ बातों को पढ़ा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखना, कापा इज इक्वल टू जी स्टार। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही। ये वाला क्वेश्चन देखना। पहली चीज ध्यान रखना, तुम्हें कई बार डाउट आएगा, यूनिट से पहचानो। साइमन है तो जी, साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर है तो कापा, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स है तो जी स्टार। और आगे आएगा मोलर कंडक्टेंस, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है तो वो डेल्टा एम, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस। तो अब देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें गिवन है, एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, टेम्परेचर, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, इसी को तुम बोल सकते हो साइमन पर सेंटीमीटर। जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ो ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ोगे तो हमेशा ज्यादा आसान रहेगा। रेजिस्टेंस गिवन है 55 ओम। पूछा गया है सेल कांस्टेंट। यूनिट पे ध्यान दो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बातों को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है, जी स्टार इज इक्वल टू कापा। ये क्या दिया है, यूनिट से पता चल रहा है कि ये तुम्हें कापा दिया हुआ है। जी कभी भी नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में, जी कभी भी नहीं दिया जाएगा, तो इसको तुम चाहो तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस उल्टे हैं, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी उल्टा है। तो जी की जगह 1/r। तो तुम्हें ये क्या दिया हुआ है, ये r दिया हुआ है, ये दिया, ये दिया, ये पूछा गया। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, दो चीजें दी जाती है, तीसरी पूछी जाती, दो दिए जाते हैं, तीसरे पूछा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो हमें r कितना दिया है 55, जी स्टार कितना दिया है निकालना है, कापा कितना दिया है 0.012, जिसे मैं 12 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकता हूं। तो जी स्टार आ गया 55 इंटू 12
इंटू 10 टू द पावर -3, 12 5 आर 60, 66 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये आ गया 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन बी। यस, बहुत सही। K इज इक्वल टू बी बाय आर। बी क्या है? अच्छा वो जी स्टार, ठीक है। यस यस, क्लियर, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? चलो, तो टर्म समझते हैं, फिर उनका यूज समझना है। पहले टर्म समझ लेंगे सारे, इनका यूज पे समझाएंगे। अब देखो, ये वाला जो कंडक्टेंस हम पढ़ रहे हैं, ये फिजिक्स में नहीं था। ये फिजिक्स में क्यों नहीं था? क्योंकि फिजिक्स में हम वायर को पढ़ते हैं। वायर के अंदर घुस के तो हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या कि तुम वायर के अंदर गए और तुमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन को इधर फेंको, 4 इलेक्ट्रॉन को इधर फेंको? तो वायर के अंदर तो हम कोई बदलाव नहीं कर सकते अपनी तरफ से। कॉपर वायर है तो वो कॉपर का ही रहेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉपर के अकॉर्डिंग आएंगे। तो एक वायर के अंदर हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सोल्यूशन में हम बदल सकते हैं। सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रोलाइट और मिला सकते हैं, सोल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट घटा सकते हैं, पानी मिला सकते हैं। तो सोल्यूशन में हम कंसंट्रेशन बदल सकते हैं। सोल्यूशन में हम कंसंट्रेशन बदल सकते हैं। तो केमिस्ट्री में एक और टाइप की कंडक्टिविटी को डिफाइन किया गया, जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1 वॉल्यूम में, यानी कंसंट्रेशन इतना है, तब जो कंडक्टिविटी आई, जो कापा आया, उसको नाम दे दिया गया मोलर कंडक्टिविटी। तो एक और कंडक्टिविटी डिफाइन की। कोई बात नहीं, इसका कंफ्यूजन खत्म होगा। एक और देखो, समझो, इसीलिए ये कंफ्यूजन करता है, मुझे पता है ये कंफ्यूजन करता है, इसीलिए हमने शुरुआत फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतर से की। क्योंकि बच्चे फिजिक्स में जितना पढ़ते हैं उसके आगे पहुंच गए और ये बात रिलेट नहीं करते। समझो, पहले यहां पे कौन है? यहां पे कौन है? आयंस। यहां पे कौन है? आयंस। और यहां पे कौन है? इलेक्ट्रॉन। एक वायर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन तुम नहीं बदल सकते हो, राइट? एक वायर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बदल सकते हो, लेकिन एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बदल सकते हो। सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अलग तरह से आयोनाइज होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट अलग तरह से आयोनाइज होगा। तो ये भी बदल सकते हो कि कैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया। तो कहीं ना कहीं तुम एक सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस हैं ये बदल सकते हो। तुम NaCl का सॉल्यूशन ले सकते हो 1 लीटर में 1 मोल, तुम NaCl ले सकते हो 1 लीटर में 0.001 मोल। यानी ये जो आयन का अमाउंट है ये तुम्हारे कंट्रोल में है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, ये बिगड़े हुए इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारी पहुंच से बाहर है। बट ये इलेक्ट्रॉन पे तुम काबू कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो इसीलिए हमने एक और डिफरेंट टाइप की कंडक्टिविटी डिफाइन कर दी, जो कंसंट्रेशन का वेरिएशन समझाता है, जो कंसंट्रेशन के लिए समझाएगा। अभी तक देखो हम क्या समझ रहे थे? लेंथ पे समझा, एरिया पे समझा। लेंथ एरिया दोनों में बदल सकते हो। लेंथ यहां भी बदल सकते हो, यहां भी बदल सकते हो, एरिया यहां भी बदल सकते हो, यहां भी बदल सकते हो। तो अभी तक हम लेंथ और एरिया पे समझ रहे थे। तो हमने एक डिफाइन किया ना, जब लेंथ 1 हो, एरिया 1 हो, तब जो रेजिस्टेंस आया उसको रेजिस्टिविटी कहा, तब जो कंडक्टेंस आया उसको कंडक्टिविटी कहा। तो अभी तक की डिपेंडेंस लेंथ और एरिया पे चल रही थी, वो दोनों में कॉमन था। लेकिन अब जो है कंसंट्रेशन, यहां पे तो कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, यहां पे कर सकता है। तो कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस कब पढ़ते हैं? सिर्फ सॉल्यूशन के लिए, सिर्फ सॉल्यूशन के लिए। कंसंट्रेशन कब समझेंगे? सॉल्यूशन के लिए। तो सुनो बात को, फिजिक्स में सॉलिड मीडियम है, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन है। फिजिक्स में सॉलिड, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन। सॉलिड के अंदर लेंथ एरिया तुम बदल सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बदल सकते हो। तो सॉलिड में दो ही डिपेंडेंस देखी, लेंथ और एरिया की, लेंथ और एरिया की। तो हमने डिफाइन किया कि जब लेंथ 1 है, एरिया 1 है, तब एक नया रेजिस्टेंस डिफाइन किया, रेजिस्टिविटी।
एक नई कंडक्टिविटी डिफाइन की, कंडक्टिविटी। यहां भी कंसंट्रेशन में यहां तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन कंसंट्रेशन यहां आयंस को बदल देगा। तो हम एक और नई कंडक्टिविटी डिफाइन करें, जब कंसंट्रेशन 1 हो तब जो आया उसको बोला मोलर कंडक्टिविटी। आया समझ? समझ में आया श्रेया? समझ में आया कि क्यों हम यहां पे एक और अलग तरह की कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं? क्या यूज है मोलर कंडक्टिविटी का, और क्यों मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें कंफ्यूज करेगी, क्यों करेगी? अब तो मोलर का मतलब ही होता है एक मोल के लिए कितना। मोलर का मतलब ही है एक मोल के लिए कितना। तो मोलर मतलब एक मोल, मोलर मतलब एक मोल। तो जब हमारे पास एक मोल प्रेजेंट होते हैं यूनिट वॉल्यूम में, तब जो कंडक्टिविटी आती है उसको कहा गया मोलर कंडक्टिविटी। तब जो कंडक्टिविटी आती है उसको कहा गया मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया? थैंक यू रोशन। तो इसका डेफिनेशन है 1000 कापा बाय मोलैरिटी। 1000 कापा बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी मोल पर लीटर में रखना है, कापा साइमन पर सेंटीमीटर में रखना है, और इसकी यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट से पहचानो, हमेशा बोल रहा हूं यूनिट से पहचानो कि तुम्हें कौन सा दिया। हम 3 टाइप की चीजें पढ़ रहे हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। और मोल के साथ एक और डिफाइन किया इक्विवेलेंट। मोल के साथ एक और डिफाइन किया इक्विवेलेंट 1000 कापा बाय नॉर्मेलिटी। 1000 कापा बाय नॉर्मेलिटी, इसको बोल दिया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो 1 मोल है तो मोलर, 1 इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंट तो हमें पता है, बस इक्विवेलेंट तो हमें पता है n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल होता है। इक्विवेलेंट हमें पता है n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल होता है। नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। ये बन गया मोलर वाला, ये बन गया मोलर वाला। बस एक क्वेश्चन दिखा दूं, फिर इनके बारे में और डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। बस मुझे बता दो ये तीनों बातें समझ में आ गई? ये तीनों बातें समझ में आ गई? ये तीनों बातें सबको समझ में आ गई? देखो देखो नीट का सवाल है, नीट का सवाल है, और कभी भी नाम से मत जाओ, यूनिट से जाओ। मोल पर डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब लीटर होता है, मोल पर लीटर, यानी ये तुम्हें मोलैरिटी गिवन है। यूनिट का ध्यान रखना हमेशा, यूनिट का ध्यान रखना। मोलर वाले में कापा साइमन, साइमन पर सेंटीमीटर, ये तुम्हें कापा दिया है। यूनिट से डिसाइड कर रहा हूं, यूनिट से। नाम पढ़ना चाहो, मोलर कंडक्टिविटी डेलम पूछा गया है, इतना कंसंट्रेशन, ये इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी यानी ये कापा दिया गया है। यूनिट से देखो, यूनिट कह रही तुमसे जो पूछा गया है वो मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया है, जो पूछा गया है वो मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया है। तो यूनिट से डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी कंडक्टिविटी पूछी गई है। फॉर्मूला डायरेक्ट है, डेलम 1000 कापा बाय मोलैरिटी। ध्यान ये रखना कि जो एक कापा है ये हमेशा साइमन पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। साइमन पर मीटर में रख दिया तो इसकी आत्मा कांप जाएगी, इसकी रूह कांप जाएगी और तुम्हारा आंसर गलत करवा देगा। ये 1000 कापा कितना है 5.76 10 टू दी पावर -3। कंसंट्रेशन कितना है 0.5। ये कटा 0.5 बन गया 2, 6 दूनी 12, 11.52, 11.52। आया समझ में? फटाफट बताओ, समझ में आ गया? समझ में आ गया? डेल एम इज इक्वल टू 1000 कापा बाय एम कैसे यूज करना है और कैसे डिसाइड करना है कि तुम्हें जी दिया गया है, तुम्हें जी दिया गया है, जी स्टार दिया गया है,
कापा दिया गया है या डेलम दिया गया है, यूनिट से डिसाइड करना है, यूनिट से डिसाइड करना है। क्लियर, यूनिट से डिसाइड करना है। और डेलम वाले फॉर्मूले में, डेलम वाले फॉर्मूले में, क्योंकि यहां पे यूनिट कन्वर्जन मैंने कर दिया वरना तुम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। डेलम वाले फॉर्मूले में कापा हमेशा साइमन पर सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, साइमन पर सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन के लिए यहां पे ऑलरेडी किया हुआ है। नीट में कभी भी दूसरी यूनिट में पूछेंगे भी नहीं तुमसे, नीट में कभी भी दूसरी यूनिट में तुमसे नहीं पूछेंगे। क्लियर? तो बच्चों आज हम यहीं पे रखेंगे, अगली क्लास में इन्हीं पैरामीटर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई विल होप कि अगली क्लास में सब लोग ये पैरामीटर्स पढ़ के आएंगे, समझ के आएंगे, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे और तभी क्वेश्चन समझने में मजा आएगा। कुछ क्वेश्चन रहेंगे नोट्स में, हाँ कुछ क्वेश्चन नोट्स में रहेंगे, उन क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने की कोशिश करना। रोशन जो तुम्हारा डाउट है वो ये अंतर समझना कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पे खुद रिएक्शन हो रही है। गैल्वेनिक सेल में हम बैटरी नहीं लगा रहे, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक बना और 2 इलेक्ट्रॉन बने, जिंक बना और 2 इलेक्ट्रॉन बने। ये इलेक्ट्रॉन गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पे आएंगे तो एनोड हो गया निगेटिव, एनोड हो गया निगेटिव। आई बात समझ रोशन? समझ में आई बात? एनोड पे रिएक्शन अपने आप हुई और रिएक्शन होने से इलेक्ट्रॉन बने और वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गए। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक में रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक में हम बैटरी लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक में हम बैटरी लगा रहे हैं। तो बैटरी की वजह से एक पॉजिटिव बन जा रहा है और बैटरी की वजह से एक नेगेटिव बन रहा है। तो 2 अंतर हैं गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में। गैल्वेनिक में रिएक्शन अपने आप हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आके एनोड को नेगेटिव बना रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, रिएक्शन से पहले बैटरी लगाई गई। तो बैटरी के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस आ रहे हैं, बैटरी के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस आ रहे हैं। आई बात समझ? तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक के एनोड में प्लस आ जाता है, गैल्वेनिक के इलेक्ट्रोड में माइनस आ जाता है। यहां पे रिएक्शन की वजह से प्लस माइनस आ रहा है, यहां पे बैटरी की वजह से, दोनों अपोजिट बातें हैं। यस, समझ में आ गया रोशन? बोलो क्या गैल्वेनिक में अपने आप होती क्यों है? गैल्वेनिक में अपने आप होती क्यों है? क्योंकि हम 2 प्रोसेस समझ रहे हैं। केमिकल एनर्जी, ये पहले लेक्चर को एक बार फिर भी देख लेना, एक बार पहले लेक्चर को देख लेना, इसके पुराने लेक्चर जरूर देखो, खासकर से पहला लेक्चर। पहले लेक्चर में तुम्हें लगेगा फिजिक्स पढ़ रहे हो, पहले लेक्चर में सारी बेसिक बातें समझाई, तो एक बार उसको देखना, ठीक है? यस, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव गैल्वेनिक, वाह 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 वाह। इस प्रोसेस वाली सेल को गैल्वेनिक सेल कहते हैं और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो काइंड ऑफ डेफिनेशन ही है कि वो सेल जो केमिकल एनर्जी को बदल दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को बदल दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। जो केमिकल एनर्जी को बदल दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो केमिकल एनर्जी का मतलब रिएक्शन, यानी वो सेल जिसमें रिएक्शन होने से वोल्टेज मिल जाए, वो सेल जिसमें रिएक्शन होने से वोल्टेज मिल जाए, उसी को गैल्वेनिक कहते हैं। समझ में आई बात रोशन? तो गैल्वेनिक सेल का मतलब ही है कि उसमें रिएक्शन अपने आप हो, तब जाके वोल्टेज मिलेगा। आया समझ रोशन? इस वजह से गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन अपने आप होती है। गैल्वेनिक ट्रिक किसने बताई थी? ट्राई टू लर्न। ट्राई टू लर्न ने अभी हमें ये
वो कहते हैं ना सौजन्य से, तो ट्राई टू लर्न के सौजन्य से हमें ये मिला है लोन। हालांकि डायरेक्टली याद कर लो तो ज्यादा बेटर है, नहीं याद कर पा रहे हो तो इस ट्रिक से याद कर सकते हो। ओके, और कोई डाउट किसी का? किसी का और कोई डाउट? फिर भी मैं बोलूंगा जो भी बच्चे आज कंफ्यूज हो रहे थे, प्लीज लेक्चर नंबर 1 से 4 तक एक बार रिवाइज कर लो, उनमें तुम्हें और ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी सेल के बारे में। ओके ओके, थैंक यू ऑल। सेशन समझ में आया हो तो बताना मुझे कमेंट में, कोई डाउट हो तो भी कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। 11 में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो दोनों सेशन में मिलते हैं तुमसे और बहुत सारी बातें करेंगे। मन लगा के पढ़ते हो यार। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल।